Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator mentor for PG Physics. तो वेव्स एंड ऑसिलेशन जो कोर्स हमारा चल रहा है CUET PG 2024 के लिए, ये है उसका लेक्चर नंबर 2। उसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ वेव की बात की थी। हमने ये बात किया था कि वेव की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस तरह से बनाई जाती है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और एक इक्वेशन के वेव की इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है उसको फुलफिल करना होता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए, होपफुली आप लोगों ने किए भी होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं, मैं अभी इस क्लास में उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो लेक्चर्स आएंगे उनमें से केवल शुरू के 2 या 3 या 4 लेक्चर ही आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे। बाकी अगर लेक्चर्स आपको देखने हैं इस कोर्स के, तो आपको ये कोर्स परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। वहाँ पर आप ये ऐप को डाउनलोड कर और ये लेक्चर्स जितने भी हैं ये आप देख सकते हैं। मोडस ऑफ अप्रेंडी किस तरह से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, और ये क्योंकि यूट्यूब पर लेक्चर जाने वाला है, तो जो भी लोग देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 फिजिक्स एग्जाम के लिए, CUET PG के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दिए हुए हैं उन पर फॉलो जो मैसेज करके वो व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इक्वेशंस की, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइम के ऊपर इक्वेशन दी हुई दिया हुआ है। t=0 पर y की वैल्यू है 1/1 + x²। देन उसके बाद t=2 सेकेंड्स पर y की वैल्यू है 1/1 + x-1²। फाइंड वेव वेलोसिटी। स्टैंडर्ड जो फंक्शन है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो हमने ये माना है ax ± bt। इस फॉर्म में वेव की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर प्लस एक्स है तो इसका मतलब वो माइनस में जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल या वेव, और माइनस है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा हम कंसीडर कर चुके हैं। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ और उसके बाद मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली है ना, कंसीडर। मैंने ये लिख लिया कंसीडर y = 1/, फिर मैंने लिखा 1 + ax ± bt, और ये स्क्वायर मैंने लिख लिया। ऐसा मैंने लिख लिया। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, हो सकता है दिख ना रहा हो आपको। तो 1/1 प्लस और ax² ± bt², ऐसा मैंने इक्वेशन ले ली। इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले जो इक्वेशन यहाँ पर दिख रही है ये वाली इक्वेशन, इससे कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयरिंग विथ कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ y/1 + x²। देखो इस इक्वेशन में t=0 है, तो यहाँ पर t=0 सब्सिट्यूट करो। एट t = 0 आपने t क्या रख दिया, 0 रख दिया। t=0 रख दिया तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 1/1 + a² x²। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस लगभग एक जैसी सी बन गई है। तो यहाँ से जब आप इनको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पर आपको पता लगेगा कि ए की जो वैल्यू है वो ए आ गई, एक आ गई, एक। ए की जो वैल्यू है ए की, वो कितनी आ गई, 1 आ गई है ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, बी की। तो अब मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब मैं यहाँ पर रखूँगा एट t = 2 सेकेंड्स। मैंने t = 2 सेकेंड्स रखा, तो y = 1/, यहाँ 1 प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है, हटाओ उसको, x प्लस प्लस ले लेते हैं, प्लस और बी टी है ना, बी टी। तो b और इंटू यहाँ पर 2 रख दिया और ये हो गया स्क्वायर। ये मैंने कंपेयर कर लिया ऐसे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस नहीं, x प्लस, ये क्या बनेगा, x प्लस और ये 2b और स्क्वायर। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वाले पार्ट के साथ, तो y = 1/1 प्लस x माइनस 1²। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 2b = -1।
और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, -1/2। अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो हम निकालते हैं, वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन के ना, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा किसका मल्टीपल होता है, टाइम का, और जो के है वो मल्टीपल होता है एक्स का। तो यहाँ पर ओमेगा जो है मल्टीपल टाइम का, तो यहाँ किसके बराबर होगा, ये बी अपॉन ए। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी आई है -1/2, ए की वैल्यू आई है 1, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, -1/2। माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। प्लस आता है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाती, पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये कंपेयर करके करना है। और वेलोसिटी कैसे निकालनी है, आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सीधा डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, बी अपॉन ए, यानी कि टी का कॉफिशेंट अपॉन एक्स का कॉफिशेंट। ओमेगा जो है वो किसका कॉफिशेंट है, वो टी का कॉफिशेंट, और जो के है वो किसका कॉफिशेंट है, एक्स। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है एक ऐसी वेव जिसमें जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से, और मीडियम के किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक जो मीडियम ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव है जिसमें वेव मीडियम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है। और ये जो वेव है प्रोग्रेसिव वेव, ये दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल और एक हो सकती है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम one point of medium, travels from one point of medium to another point, one point of medium to another point, it is known as प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव नाम देते हैं, इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। दो तरह की ये होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, it is of two types। एक होती है कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल, स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, लॉन्गिट्यूडिनल। और एक होती है कौन सी, ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है, जिसमें जो पार्टिकल हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो। मतलब क्या है कि ये वेव चल रही है और वेव में जो पार्टिकल है, पार्टिकल के डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की। और पार्टिकल के जो हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में अगर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो या वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो, तो उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अगर जो ऑसिलेशन है या ऐसा कह लो वाइब्रेशन है, वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगर ये जो ऑसिलेशन है ये ऐसे होते हैं, ऐसे कैसे, जो प्रोपोगेशन के डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशन होते, एसएचएम होता, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। और अगर उसकी डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, तो उसको हम नाम देंगे कौन सा, तो हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसएचएम और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको ट्रांसवर्स, और उसको हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये तो बेसिक सा फर्क समझ गए होंगे आप। अब आती है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का मतलब क्या होता है, यदि ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो मीडियम के पार्टिकल, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मीडियम के पार्टिकल एक पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मीडियम का जो पार्टिकल है किसी एक पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, वेव थ्रू मीडियम
पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो वो जो वेव है उसको हम नाम देते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या नाम देते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इस प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए सभी फ्रिक्वेंसी के लिए, सभी अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है? सेम रहता है। पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, परंतु पार्टिकल का जो फेज है वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, फेज मतलब जो हम ऐसा लिखते हैं ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो वो जो ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स जो वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फेज। उस फेज से हमें क्या पता लग जाता है? जो वेव है उसकी कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, क्या लोकेशन है, किस पॉइंट पर है, तो वो सारी सिनेरियो जो सामने आता है वो फेज से आता है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का मतलब क्या हुआ कि यदि जो वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो जिस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, तो वो उस मीडियम के पार्टिकल यदि मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो वो जो वेव है उसको हम कहेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, if during the propagation of wave, if during the propagation of wave through medium, the particle of the medium, the particles of the medium starts to vibrate simple harmonically about the mean position, simple harmonically about the mean position, then progressive wave is known as प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव, देखो मैं ये जो चीजें लिखवा रहा हूं तुम्हें, एक मिनट रुकना, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये चीजें हमें क्यों लिखवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कहता भी हूं और मैंने आपको बताया भी है कि CUET PG का जो एग्जाम है, चाहे उसका सिलेबस IIT जैम से मिलता जुलता हो ना, आप लोग IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर इतनी सारी थ्योरी वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो CUET PG का एग्ज़ाम है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसमें आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं रादर देन न्यूमेरिकल अगर आते भी हैं तो 1 या 2 लाइनर न्यूमेरिकल आते हैं जो फॉर्मूला डालने पर सॉल्व हो जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप CUET PG के लिए प्रिपरेशन करेंगे या करना चाहते हैं तो उस केस में आपकी जो थ्योरी है वो पक्की होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मान लो आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का मतलब क्या है और प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है ना, इसके रीजन और असर्शन डाल दें, फंस जाओगे, है ना। तो कई बच्चों को तो पता होता है, कई को नहीं होता, तो ऐसे हमें फंसना नहीं है। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी डिमांड है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक सिंपल सी कहानी है कि जब जिस मीडियम से जो वेव है वो पास थ्रू हो रही है, यदि उस मीडियम के पार्टिकल मेन पोजीशन के अबाउट SHM करना स्टार्ट कर दें तो वो जो वेव है वो क्या कहलाएगी? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब इस प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में क्या कहानी है कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी फ्रिक्वेंसी के हैं, उनके सबका एम्पलीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर इनका जो फेज है वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो wave of for the wave of given frequency, for the wave of given frequency all particles have same amplitude, have same amplitude, but the phase of oscillation change, but the phase of oscillation
ऑसिलेशन चेंज, यहाँ लिख देता हूँ, चेंज फ्रॉम वन पॉइंट पार्टिकल टू अनदर, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जब वेव पहुंच रही है, फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, एम्पलीट्यूड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल्सो फेज इज ऑल्सो सेम। सेकेंड पूछ लिया फेज इज सेम बट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। थर्ड पूछ लिया कि एम्पलीट्यूड इज सेम बट फेज इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो प्रोग्रेसिव वेव है वो क्या होता है और उसके अलावा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है वो क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो फेज़ है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि फेज़ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये फेज़ है ये दो चीज़ों के साथ चेंज होता है, एक चेंज होता है टाइम के साथ और एक चेंज होता है ये पोजीशन के साथ। आप जब भी ग्राफ देखेंगे वेव्स के अंदर तो वो आपको हमेशा दो चीज़ों में दिखाई देगा, या तो वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, वाई को, यहाँ पर या तो वो आपको दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, या आपको दिखाई देगा वो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बीच में, है ना। डिस्प्लेसमेंट वाई, एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब टाइम, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं अगर ग्राफ बना रहा हूँ या आपको जब ग्राफ देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो इसका मतलब है कि एक्स यानी कि पोजीशन है उसको कांस्टेंट कर रखा है। अगर आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है वाई और एक्स के बीच में यानी कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बीच में, तो इसका मतलब है किसको कांस्टेंट कर रखा है, उसमें टाइम को कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है। जब पोजीशन को कांस्टेंट करके रखेंगे तो इसका मतलब है उस टाइम चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन में लिखा आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो जिस क्वेश्चन में ये लिखा है वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब है किसको कांस्टेंट कर रखा है, पोजीशन को। जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि स्नैपशॉट ले लिया, इसका मतलब किसको कांस्टेंट कर रखा है, टाइम को। ये छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी है। तो पहला जो मैं बना रहा हूँ फेज चेंज विद टाइम, तो फेज चेंज विद टाइम जब मैं बात करता हूँ तो उस केस में मैंने सबसे पहले कांस्टेंट मान लिया किसको, एक्स को। लेट पोजीशन एक्स बराबर क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन को हमने कांस्टेंट कर दिया मतलब फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। और ये कौन सा केस हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग का केस हो गया। क्या चल रही है साहब, ये चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारे पास जो वेव की इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन और क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियली यानी कि t बराबर 0 पर, एट t इक्वल्स टू 0 पर y की जो लोकेशन है वो कहाँ होगी, यहाँ पर होगी कहीं। तो क्या लिखा जाएगा, a साइन ओमेगा t तो 0 हो जाएगा और माइनस के एक्स। तो हमारे पास नहीं, x तो हमने फिक्स कर दिया ना, x बराबर 0 की बात हो रही है, एट एक्स इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, a साइन ओमेगा। अब हमने दो अलग अलग टाइम के ऊपर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये जो पैरामीटर लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम बोलते हैं फेज। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम क्या नाम देते हैं, फेज नाम देते हैं। तो एट टाइम टी वन हमने मान लिया फेज जो है उसको फाई मान लिया और उसको लिख दिया फाई वन। और ये फाई वन की वैल्यू हो गई ओमेगा टी वन, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है तो ये क्या रहेगा, के एक्स, क्या रहेगा, के एक्स। फिर एट टाइम टी टू, तो टाइम टी टू पर फाई टू की वैल्यू को मैंने लिख दिया ओमेगा टी टू माइनस के एक्स, ऐसा लिख दिया। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, उस इसमें बहुत भारी काम मैं नहीं कर रहा हूँ जो तुम समझने में तुम्हें समस्या आ रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, फाई वन में से फाई टू को माइनस कर दिया, है ना। फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं, फेज डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ। फेज डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, ये आएगा फाई वन माइनस फाई टू। और फाई वन माइनस फाई टू किसके बराबर होगा, के एक्स से के एक्स कटेगा तो ये बनेगा ओमेगा टी वन माइनस ओमेगा टी टू। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा फाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ से एक रिलेशन बना आपके लिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है।
रिलेशन क्या बना, रिलेशन ये बना कि फेज डिफरेंस, ये आपको ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत कम आएंगे, और उस टाइम हम इनको ड्राइव नहीं करेंगे, यहीं से जो वैल्यू हमने निकाल ली है उन्हीं को वहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको एक रिलेशन दिख रहा है, और वो रिलेशन क्या दिख रहा है कि जो फेज डिफरेंस है और टाइम डिफरेंस है, उन दोनों में क्या रिलेशन है। फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई अपॉन टी, ये जो कैपिटल टी है इसका मतलब है टाइम पीरियड, और डेल्टा टी है, डेल टी है, उसका मतलब है टाइम डिफरेंस। तो ये रिलेशन आ गया इसके इसके बीच में, फेज डिफरेंस। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। और ये जो चीज़ आई है ये क्या है, टाइम डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन आ गया है। अब उसके बाद यदि हमें पूछा जाए कि सेम फेज का मतलब क्या होगा और ऑपोजिट फेज का मतलब क्या होगा, मतलब मेरे को इस ग्राफ के ऊपर ये पूछा जाए कि ऐसे पार्टिकल्स बताओ जो सेम फेज में है, और ऐसे पार्टिकल्स बताओ जो ऑपोजिट फेज में है ना। तो हम ये कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से पार्टिकल सेम फेज में है और कौन से पार्टिकल ऑपोजिट फेज में है। देखो, सबसे पहले ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई एफ, ये एफ आएगा एफ, और ये ई एफ जी एच आई। यहाँ से यहाँ पर जो इसका फेज एंगल है वो 0 डिग्री है, सी पॉइंट पर जो फेज एंगल है वो कितना है, पाई, और ई पॉइंट पर जो फेज एंगल है वो कितना है, 2 पाई। अगर इसका टाइम पीरियड हम देखें तो टाइम पीरियड इसका कितना है, टी है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ए पॉइंट अपने आप को रिपीट किस पॉइंट पर करेगा, ई पॉइंट पर। ई पॉइंट अपने आप को रिपीट किस पॉइंट पर करेगा, यहाँ के बाद आगे कोई पॉइंट आएगा तो उस पर अपने आप को ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एच आई, ये आई है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दो लेट सपोज जे। तो यहाँ पर ई पर और आई पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी साइकिल कितने की हो रही है, 2 पाई की। इसी तरह से यहाँ पर जो पूरी साइकिल है वो कितने की हो रही है, 2 पाई, और यही टाइम पीरियड हो गया। तो ई पर पार्टिकल अपने आप को वापस से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसी तरह से आई पर अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन भी किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी इस पार्टिकल की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि ये सेम वेलोसिटी रखेगा, सेम एक्सेलरेशन रखेगा, और सेम डिस्प्लेसमेंट रखेगा। तो सेम फेज का मतलब क्या हो गया, यदि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सेम फेज ना। क्या कहेंगे, सेम फेज। ऑपोजिट फेज का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम तो होंगे। सेम का मतलब मैग्नीट्यूड में वैल्यू तो सेम होगी, पर इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। मतलब कि अगर आप सी पॉइंट को देखते हो तो सी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, जबकि ए में अबव डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, परंतु दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई। ऐसे ही इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई। ऐसे इनका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई। तो जब पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब सेम हो, इनकी वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन भी सबकी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम कहते हैं सेम फेज। सेम फेज के लिए अलग कंडीशन बनेगी और अपोजिट फेज के लिए अलग कंडीशन बनेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेम फेज। सेम फेज यहाँ पे, हाँ, सेम फेज। तो आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले, सेम फेज जब हम किसके साथ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टाइम के साथ। तो सेम फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, सेम फेज वाले पॉइंट है ए, ई, और उसके बाद कौन सा पॉइंट है, आई। तो ए के बाद जो ई आया उसका जो टाइम इंटरवल है, मतलब डिफरेंस है टाइम का, वो कितना है, टी है। ई के बाद जो आई आएगा उसका जो टाइम डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 2t रहेगा ना। उसका जो टाइम डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 2t रहेगा। तो यदि यहाँ पर हम इसका फेज डिफरेंस निकालें तो सेम फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ए एंड ई, ए एंड ई आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में। इसी तरह से ए एंड आई आर इन सेम फेज, ठीक है, सेम फेज।
तो ये सेम फेज में कैसे है, सेम फेज में ऐसे है कि यहाँ पर इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इनकी जो एक्सेलरेशन है, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेम फेज कहते हैं। तो जब ये ए और ई की हम बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड है टी। जब हम ए और आई की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड है कितना, 2t। तो सेम फेज में किस किस पे पॉइंट्स पे आ रहा है, कौन कौन से टाइम पर आ रहे हैं, तो ये सेम फेज में आ रहे हैं टी पर, ये सेम फेज पर आ रहे हैं 2t पर, 2t के बाद किस पर आएंगे, 3t पर, इसके बाद ये किस पर आएंगे, 4t पर, यानी कि nt के ऊपर ये किस में आ रहे हैं, सेम फेज में आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका फेज डिफरेंस निकालना चाहूँ, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो पहले पॉइंट के लिए क्या निकलेगा, पहले पॉइंट के लिए 2 पाई अपॉन टी, यहाँ से टी, तो पहला पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2 पाई पर, पहला पॉइंट कहाँ पर आया, 2 पाई पर आ रहा है ई पॉइंट। फिर उसके बाद आई पॉइंट के लिए अगर निकालना चाहो तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 पाई अपॉन टी, और ये कितना निकलेगा 2t, तो ये कितना आएगा 4 पाई, और आपको पता भी है कहाँ पर आ रहा है, 4 पाई पर आ रहा है। तो इसका मतलब जो फेज होगा, ये तो क्या हो गया, टाइम पीरियड है ना, टाइम डिफरेंस। और अगर फेज की बात करूं, डेल्टा फाई जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई, वो कितना आएगा 4 पाई। इसी तरह से इवन में चलेगा तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, 2n पाई, है ना, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा। ये तो हो गया किसके साथ, टाइम के साथ। ये सेम फेज की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं अपोजिट फेज की, अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, देखो सेम फेज का मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सेम फेज का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ सेम फेज यहाँ लिख देता हूँ, मीनिंग ऑफ सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, तो उसको हम नाम देते हैं सेम फेज। ऑपोजिट फेज की बात करें तो ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, अब वो देखो आप जरा। ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट है ए और सी। उसके बाद जो जी पॉइंट है जी, ये भी किस पे, अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज का मतलब है कि प्लेसमेंट सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फिर अगर बात करो वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो सेम होगी पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ए, और फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है, ई, ए एंड ई। इसी तरह से ए नहीं, ए और जी, सॉरी, ए और जी है, ए एंड जी। और फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ए के बाद ए, ये सी आएगा, जी और ये सी, सी एक पॉइंट हो जाएगा, सी एक पॉइंट हो जाएगा, सी। ये दोनों किस में है, ऑपोजिट फेज में। ऑपोजिट फेज का मतलब क्या है, ऑपोजिट फेज का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑपोजिट फेज सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट, सेम वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट, सेम एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट। अब ए और सी को देखो सबसे पहले। ए और सी के लिए जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है, t/2 है। इसका टाइम पीरियड कितना है, t/2। इसी तरह से जब आप देखोगे जी पॉइंट के लिए, जी पॉइंट के लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 3t/2 ना। इसके लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 3t/2। अगर यहाँ से आप निकालते हो फेज डिफरेंस तो इसका जो फेज डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 पाई अपॉन टी इंटू 3t/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो ये आ गया 3 पाई। इसी तरह से इसका फेज डिफरेंस निकालते हो तो ये कितना बनेगा, 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2, ये बनेगा पाई। दैट मीन्स कि अगर टाइम डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पर आप लिखते हो तो वो क्या आएगा, टाइम डिफरेंस के लिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू चलेगी, वो चलेगी t/2, वो चलेगी 3/t/2, वो चलेगी 5t/2 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप फेज के लिए निकालते हो तो वो क्या चलेगा, पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, है ना, यानी कि 2n+1 जो पाई है उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ। तो ये हो गया ऑपोजिट फेज और ये हो गया सेम फेज। तब जब हम बात कर रहे हैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जब फेज चेंज होता है, टाइम के साथ जब फेज चेंज होता है तो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम डिफरेंस है
वो टाइम डिफरेंस सेम फेज के लिए चलता है टी, 2t, 3t, 4t। और जो फेज डिफरेंस है वो कैसे चलता है 2 पाई 4 पाई, यानी कि इवन फंक्शन ऑफ पाई। और जब हम ऑपोजिट फेज की बात करते हैं तो जो टाइम डिफरेंस है वो कैसे चलता है, वो चलता है t/2, 3t/2, 5t/2 एंड सो ऑन। और जब हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो वो चलता है पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड अप टू 2n+1 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। करेक्ट। यहाँ तक होपफुली सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए। के बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फेज चेंज विद पोजीशन। अभी मैंने निकाला था फेज चेंज विद टाइम, अब मैं बात कर रहा हूँ फेज चेंज विद पोजीशन। पोजीशन के साथ यदि आप फेज चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपने टाइम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब अब जो हो रहा है वो क्या लिया गया, स्नैपशॉट लिया गया है ना। ऐसे फोटो क्लिक कर ली गई, फोटो क्लिक कर ली, स्नैपशॉट ले लिया। वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी बना दो, यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स 1 2 3 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इस तरह से पॉइंट्स बना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ है वो हो गया लैम्बडा। वेवलेंथ का मतलब क्या है, यूनिट टाइम के अंदर जो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ है वो हो गया λ/2। अब हमने इक्वेशन इनिशियली जो कंसीडर कर ली वो इक्वेशन कर ली a sin ω t माइनस के एक्स। अब दो अलग अलग पोजिशन के ऊपर हमने जो डिस्प्लेसमेंट है या जो फेज़ है उसकी दो अलग अलग वैल्यू ले ली। तो दो पोजीशन अलग अलग, एक पोजीशन ले ली मैंने एट x1 पर जो फेज़ है φ1 उसकी वैल्यू को लिख दिया मैंने ω t माइनस के x1। और एट x2 पोजीशन एक ले ली, उस पर मैंने φ2 की वैल्यू लिख दी ω t माइनस के x2, दो अलग अलग वैल्यू लिख दी। उसके बाद करना क्या होता है, उसके बाद हमें निकालना होता है फेज डिफरेंस। तो डेल फाई मैंने निकाल लिया, वो किसके बराबर आ गया, φ1 माइनस φ2। क्या आ गया, φ1 माइनस φ2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा के x2 माइनस x1। ठीक है, और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन गया डेल्टा फाई और 2 पाई/λ और डेल्टा x, यही फॉर्मूला आता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो दो अलग अलग रिलेशन आपके पास बन गए, एक बन गया टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, एक बन गया पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। ये जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है, के की वैल्यू थी 2 पाई/λ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 पाई/λ। तो यहाँ से रिलेशन बना फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। इसके पहले हमने रिलेशन देखा था फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में। सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, सेम फेज और ऑपोजिट फेज वाली कहानी यहाँ पर भी चलेगी। तो सेम फेज के लिए यहाँ पर अब देखो ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। सेम फेज के लिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर सेम फेज के लिए क्या कंडीशन बनी, t 2t 3t 4t। तो यहाँ पर सेम फेज के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, λ 2λ 3λ 4λ, है ना। और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना चला, 2 पाई 4 पाई 2n पाई। तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस तो क्या चलना है, सेम चलना है। अपोजिट फेज में यहाँ पर चला t/2 3t/2 5t/2। तो जब पोजीशन के साथ हम फेज चेंज देखेंगे अपोजिट फेज का तो वहाँ पर चलेगा λ/2 3λ/2 5λ/2, यानी कि जहाँ टी लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाएगा लैम्बडा। और फेज डिफरेंस के अंदर कोई खास चेंज आएगा नहीं, कोई खास चेंज क्या, कोई चेंज ही नहीं होगा। सेम फेज की जब हम बात करेंगे तो सेम फेज के लिए जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कैसे चलेगा, वो यहाँ पर कैसे चला था, t 2t 3t 4t, ये डेल्टा टी की वैल्यू है ना। तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा लैम्बडा 2λ 3λ एंड सो ऑन। और जो फेज डिफरेंस है यानी कि डेल्टा फाई, उसकी वैल्यू चलेगी 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप निकालेंगे अपोजिट फेज, अपोजिट फेज के लिए जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस है वो चलेगा λ/2 3λ/2 5λ/2 एंड सो ऑन। और जो फेज डिफरेंस है वो वही है जो पहले था, यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई और मल्टीपल्स में क्या चल रहा है, फेज डिफरेंस चल रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो बनेंगे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, सबसे पहले उनकी बात कर लें। एक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया,
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है ना, जैम के एग्जाम में भी आ जाता है। इवन आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव की बात की मैंने, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, तो ये डेफिनेशन भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, एक डेफिनेशन लिख के दे दी कि इनमें से ये ऐसा ऐसा है तो ये कौन सी वेव होगी। क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होती है, और उस केस में प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक के जो वेव है उसके केस में उसका फेज हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा या सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा, है ना, इस तरह का उसमें क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हमने इसका फेज चेंज देखा टाइम के साथ, तो टाइम के साथ इसका फेज का फॉर्मूला आया डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी डेल्टा टी। और फिर हमने ये देखा कि सेम फेज में है तो टाइम डिफरेंस क्या रहेगा और फेज डिफरेंस क्या रहेगा। सेम फेज का मतलब क्या होता है ये हमने जाना। ऑपोजिट फेज का हमने देखा कि जो टाइम डिफरेंस है वो क्या रहेगा और जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, और ऑपोजिट फेज का मीनिंग क्या होता है ये हमने जाना। फिर उसके बाद हमने बात की फेज चेंज विद पोजीशन। फेज चेंज विद पोजीशन में हमने रिलेशन एक निकाला, एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। फिर हमने ये देखा कि जब सेम फेज होगा तो उस केस में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। फिर हमने बात की ऑपोजिट फेज की। ऑपोजिट फेज में हमने ये देखा कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए और जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए। तो ये अच्छे से अब मेरे समझ में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये हम बात कर चुके हैं जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पढ़े थे। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो तो वेव पार्टिकल है, जब एक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वेव के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जबकि वेव की जो वेलोसिटी है वो थोरोली क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो पार्टिकल्स का जो फेज है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो दो पार्टिकल का फेज जो है वो हमेशा अलग अलग आएगा। हर एक पॉइंट का ऊपर जो फेज है उसकी वैल्यू अलग आएगी। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि जो फेज की इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो हर एक पार्टिकल की लोकेशन अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है तो उसका फेज जो है हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा। परंतु एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, यानी कि एक वेव जो एक प्लेन में चल रही है उसके लिए जो फेज डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फेज डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ से हम वेव वेलोसिटी निकालते हैं जिसकी वैल्यू आती है वी अपॉन वी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग रहेगी। कारण मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा जो फेज वाला है उसमें आप देखोगे तो दो पैरामीटर है टी और एक्स। तो टाइम और एक्स हर एक पॉइंट के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या आनी है, अलग अलग आनी। अब हमें रिलेशन बनाना है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कि क्या वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वेव की इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसा हमने एक इक्वेशन ले ली। पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए जब मैं बात करूंगा तो मैं निकालने वाला हूँ डी वाई अपॉन डी टी, है ना, वो पार्टिकल की वेलोसिटी हो। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी, पी पी जो कि किसके बराबर होगा, डी वाई अपॉन डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी टी आएगा ए, और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ले रहे हो तो ये आ जाएगा ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बन गई साहब पार्टिकल की वेलोसिटी। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, है ना। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी पी इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको तो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसके साथ लिख दिया प्लस पाई बाई टू। तो इक्वेशन सेकंड लिखे। सबसे पहले इस इक्वेशन को पकड़ो आप। इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू आगे है। ठीक है, वेव वेलोसिटी जो है v इक्वल्स टू एफ लेमड़ा है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है हार्मोनिकली, हार्मोनिकली वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि आप वेव वेलोसिटी लिखते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, वो ओमेगा अपॉन के क्या है, कांस्टेंट है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी हार्मोनिकली चेंज हो रही है।
पार्टिकल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 आगे है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद ये जो ए ओमेगा है, ए ओमेगा लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए ओमेगा। तीन बातें यहाँ से आपको जानने को मिलती हैं, जो कि आपको अपना जो नोट्स आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वो नोट्स के अंदर आपको लिखनी है। पहली चीज़ क्या है, वेव वेलोसिटी, जिसको आप लिखते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, या आप उसको एफ लैम्बडा भी लिख सकते हो। तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हार्मोनिकली चेंज हो रही है। तो वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के और एफ लैम्बडा इज कांस्टेंट while velocity of particle changes harmonically, velocity of particle changes harmonically, है ना, ये चेंज हो रही है हार्मोनिकली। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज अहेड ऑफ, या लीड भी लिख सकते हो आप, अहेड ऑफ π/2 विद डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से π/2 एंगल आगे है। कौन, पार्टिकल वेलोसिटी। तीसरी चीज जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, ये कितना है, ये है v0 इक्वल्स टू ए ओमेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और while particle velocity changes its value harmonically, फिर इसका रीज़न दो लाइनें लिख देंगे। एक कुछ ऐसा लिख देंगे कि इसकी इक्वेशन इसलिए ऐसा, और या फिर कुछ ऐसा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि रीज़न और असर्शन, कि पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, तीसरा ये ऐसा कुछ आएगा कि जो फर्स्ट जो उसका रीज़न दिया गया है वो सही है पर उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने पार्टिकल वेलोसिटी लिखी, जिसमें मैंने dy/dt लिखा है, तो अब इस dy/dt के साथ साथ मैं एक और चीज़ निकाल लेता हूँ, dy/dx। तो यहाँ पर अब मैं दूसरा टर्म निकाल रहा हूँ, dy/dx। तो dy/dx जब निकालोगे तो ये बनेगा -a आएगा ना, -a, ये बनेगा cos, और ये बनेगा ओमेगा t माइनस kx। ये वैल्यू बन गई किसकी, dy/dt की। अब dy/dt और vp में डिवाइड करो, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। तो vp जो है, vp यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दो थर्ड से। तो ये क्या बना, ये बना vp, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है dy/dx। तो vp की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये लिखी है a ओमेगा, और ये क्या है cos ओमेगा t माइनस kx, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है -ak, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos ओमेगा t माइनस kx। ये कटेगा यहाँ से, और यहाँ से a से a भी कटेगा। यहाँ से एक आपके पास रिलेशन बना, vp इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन के मतलब क्या हो गया, v, ये v का मतलब हो गया वेव वेलोसिटी, और dy/dx। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ, यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज पार्टिकल वेलोसिटी, जबकि ये जो वेलोसिटी है ये है वेव वेलोसिटी। ये कौन सी है, वेव वेलोसिटी, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये एक रिलेशन आ गया। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल वेलोसिटी और जो वेव वेलोसिटी है उनके बीच में करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -v dy/dx। ये जो dy/dx है, ये dy/dx है स्लोप ऑफ वेव। ये क्या है, स्लोप ऑफ वेव। तो इन तीनों के बीच में ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, स्लोप के बीच में, पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में, और वेव की वेलोसिटी के बीच में।
ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का मतलब क्या होगा कि जो वेव है वो एक गिवन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड in a given time interval, in a given time interval is known as speed of wave। ठीक है, अब हमने दो अलग अलग इंस्टेंट लिए, एक इंस्टेंट लिया t और t के ऊपर जो ये वेव है एक ग्रीन कलर की दिखाई हुई है, एक येलो कलर की। ग्रीन कलर वाली जो वेव है उसमें कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है a किसी टाइम t पर, और किसी टाइम t प्लस डेल्टा टी पर उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि सिंपल सी बात है फेज चेंज हो रहा है, तो उस पार्टिकल की जो लोकेशन है वो चेंज होकर उसमें माइन्यूट सा चेंज आ गया डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स में क्या हो गया, उसमें वो पाथ डिफरेंस हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी विद विच द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर फॉर वन पार्टिकल टू नेक्स्ट विद द कॉल्ड मोशन विद एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से एक पार्टिकल ट्रांसफर होकर यहाँ चला गया, और हमने अभी ये बात की कि जो वेव की मोशन है, जब वेव की मोशन हो रही है तो उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी या पार्टिकल का जो फेज़ है हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो फेज़ है उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स में एक तो टाइम है और एक्स है। टाइम या एक्स दोनों लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से फेज़ भी चेंज होगा, परंतु उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि जिसको हम फेज़ डिफरेंस बोल रहे हैं वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो इनका बीच फेज़ डिफरेंस है, हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है किसी टाइम टी पर ए पोजीशन पर, अब किसी सर्टेन टाइम या किसी अलग टाइम इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी पर उस पार्टिकल की पोजीशन ये है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा कि इन दोनों पोजीशन के ऊपर वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या चल रही है, सेम चल रही है, परंतु इनके फेज़ क्या क्या है, अलग अलग है। इन दोनों के बीच का जो फेज़ है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वेव मूव each point of the moving waveform such as point A marked on the peak retain its displacement y. This is only possible when the phase of the wave remain constant। यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट y है अभी भी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है, y है। तो ये डिस्प्लेसमेंट y हमेशा पॉसिबल रहे, ये डिस्प्लेसमेंट y हमेशा बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो फेज़ है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर वाई शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दैट्स वाई फेज between particles should always constant। पार्टिकल्स के बीच का जो फेज है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। किसके लिए, y की वैल्यू को हमेशा सेम करने के लिए। y की वैल्यू को अगर आपको सेम करना है तो पार्टिकल के बीच का जो फेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फेज को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, 0। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, और इसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। तो हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। इसका मतलब वेव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो जो y की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, हमेशा कांस्टेंट चलेगी। यानी कि जो पीक वाले पार्टिकल्स आएंगे, पीक जितनी भी दिख रही है आपको दिख रहा होगा मेन पोजीशन से पीक की जो डिस्टेंस है y वो हमेशा सेम है। वो सेम कब रह सकती है, जब वेव वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो, वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वो टाइम पे डिपेंड ना करे, वो एक्स पे डिपेंड ना करे। तो वो केवल उसी केस में पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल वाले वेलोसिटी के केस में हम देख के आए थे
कि पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को हार्मोनिकली चेंज कर रहा है, जबकि जो वेव वेलोसिटी है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आज हमने ये जाना कि क्या क्या रिलेशंस है फेज वेलोसिटी, हमने ये जाना कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, उनमें क्या रिलेशन है। हमने ये सीखा कि सेम फेज क्या होता है, ऑपोजिट फेज क्या होता है। हमने ये जाना कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होती है, उनके हमने फार्मूलाज डेवलप किए। उसके बाद हमने बात की कि जो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव है वो हम कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव कांस्टेंट क्यों है, किस लिए हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जानी। अब इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम ट्रैवलिंग जो वेव है उसकी एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हालांकि इक्वेशन जो आएगी v=√t/μ, आपको पता है, टीबी में उसको ड्राइव करेंगे। अलग अलग कंडीशन में हम उसको देखेंगे कि लिक्विड के लिए क्या बनेगी, सॉलिड के लिए क्या बनेगी। इसी तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी देखेंगे और फिर उसके हम क्वेश्चन करेंगे। थर्ड लेक्चर के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे वेव के, और आपको अब अगर क्वेश्चंस आप बना रहे हो, मतलब या आप करना ट्राई किया है आपने चालू कर, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन कितने इजीली भी सॉल्व हो सकते हैं। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और एज आई सेड कि शुरू के 3 या 4 लेक्चर ही यूट्यूब के ऊपर आएंगे। उसके बाद आपको अगर ये लेक्चर्स देखने हैं तो आपको जो कोर्स है CUET PG 2024 के लिए वो आपको परचेज करना है, एंड देन आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, वेव्स एंड ऑसिलेशन कंबाइंडली 500 रुपीज़ में है, जिसको आप परचेज करके आप देख सकते हैं क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहेगा, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, वो मैंने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज तारीख हो गई है 16, तो करीबन ये जो है वेव्स और ऑसिलेशन ये हमारा चलेगा 30 या 28 सितंबर तक ये चलेगा। देन उसके बाद नया जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो करूँगा ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स पहले हम पढ़ेंगे, और जो फ़ी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जो कोर्स चलेगा वो सब्जेक्ट वाइज चलेगा। तो जैसे जैसे मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता जाऊँगा तो उस कोर्स को मैं क्रिएट करता जाऊँगा ऐप के ऊपर, वो कोर्स क्रिएट होता जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को खरीदने में तो आप उसको बाई कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स खरीदना है तो पूरे कोर्स की फ़ी पे करनी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो वो आप सब्जेक्ट लेते जाना, वो आप परचेज कर लेना, या अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि मैं अब ये सब्जेक्ट देखना चाहता हूँ, वो तब भी आप देख सकते हैं वो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।